कहानी की शुरुआत एक लेडी से होती है जो अपने घर के किचन में चुपचाप खाना बना रही थी। उस समय सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे सिंक के नीचे वाली पाइप से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद पानी का प्रेशर होगा, लेकिन ज्यादा ध्यान देने पर उसे एहसास हुआ कि आवाजें पानी जैसी नहीं हैं। वो आवाजें धीमी होती हैं, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। उसी समय उसका हस्बैंड डैनी घर लौटता है। वह रसोई में कदम रखता है और देखता है कि खाना अधूरा बना हुआ था। डैनी ने हैरानी से पूछा कि खाना अभी तक क्यों नहीं बना। तब लेडी ने डरी हुई आवाज में उसे बताया कि पाइप से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा हो। ये सुनकर डैनी ने उसे शांत करने की कोशिश की और खुद सिंक के पास जाकर जांच करने लगा, लेकिन उस समय उसे किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। डैनी ने सोचा कि शायद उसकी वाइफ ज्यादा काम करने से थक गई होगी, इसलिए वह उससे कहा कि हो सकता है पास वाले पड़ोसी के घर में कोई मरम्मत चल रही हो तथा जिसके कारण आवाज पाइप के जरिए आ रही हो। खैर, उसी रात जब उसकी वाइफ बाथरूम गई हुई थी, तभी डैनी ने अचानक दीवार के उस पार जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी कि डैनी की नींद खुल गई। उसने सोचा कि जरूर पड़ोसी जानबूझकर शोर कर रहा होगा। गुस्से में वह जोर से चिल्लाया और पड़ोसी को चुप रहने के लिए कहा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और वह फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वहीं खटखटाने की आवाज दोबारा आना शुरू हो गई, जिससे परेशान होकर डैनी घर से बाहर निकलता है और सीधे पड़ोसी के घर चला जाता है। वह दरवाजे की घंटी कई बार दबाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर डैनी और भी उलझन में पड़ जाता है कि अगर पड़ोसी घर पर नहीं है तो फिर यह आवाजें कहां से आ रही थीं। इसी सवाल के साथ वह वापस अपने घर लौट आता है। जैसे ही वह अंदर घुसा, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि खटखटाने की असली आवाज दीवार के उस पार से नहीं, बल्कि उसके अपने बाथरूम से आ रही थी। ये समझते ही डैनी तेजी से बाथरूम की ओर जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी वाइफ बाथरूम की दीवारों से खुद ही टकरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया हो। ये देखकर डैनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ खुद को लगातार चोट पहुंचाती रहती है और आखिर में उसकी वाइफ की वहीं मौत हो जाती है। इस दर्दनाक घटना के बाद डैनी पूरी तरह से टूट जाता है। सदमे की इस हालत में उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद पुलिस की अनुमति से उससे मिलने 3 लोग आते हैं। उनमें एक फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जिसका नाम जॉन है, दूसरी पैरानॉर्मल जांचकर्ता जिसका नाम मोना है, तीसरा साइकेट्रिस्ट जिसका नाम रेमन है। तीनों का मानना है कि इस घटना के पीछे कोई असामान्य कारण हो सकता है। इसी वजह से वे डैनी से यह समझना चाहते थे कि हाल के दिनों में उसके घर के आसपास कोई अजीब डरावनी घटना तो नहीं हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद डैनी ने उन्हें एक बात बताई। उसने कहा कि उसका पड़ोसी वॉल्टर पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वॉल्टर का नाम सुनते ही प्रोफेसर मोना सीरियस हो जाती है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वॉल्टर ने उसे फोन किया था और कहा कि उसके घर में भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वॉल्टर को कई महीनों से लगता था कि उसके घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। जब उसने पहली बार फोन किया था, तब प्रोफेसर की असिस्टेंट ने कॉल उठाया और उसे अगले दिन फोन करने को कहा था। इसके बाद में वॉल्टर ने बताया कि जब भी वह रात को घर लौटता तो उसे लगता था कि जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ है। वह डरते डरते नीचे झांकता है, पर वहां कुछ भी नहीं होता। फिर भी उसके दिमाग से यह ख्याल निकलता ही नहीं और इसी डर की वजह से वो कई रातों तक सो नहीं पाता, जिसके कारण आखिरकार वह नींद की गोलियां लेने लगा। खैर, एक रात जब वो गहरी नींद में होता है, तभी अचानक उसका बिस्तर जोर से हिलने लगता है। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। उसने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां फिर से कुछ दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वह वापस लेटता है तो हमें नीचे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है और उसी पल कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है। वॉल्टर ने घबराकर स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उसे याद आता है कि बिस्तर के नीचे एक प्लग लगा हुआ है। वह नीचे झुककर तार को प्लग में लगाता है। जैसे ही बिजली आती है, उसे साफ महसूस हुआ कि कोई इंसानी आकृति कमरे में से बाहर तेजी से भागती है। डर के मारे वॉल्टर तुरंत कंबल के अंदर घुस गया। वह आंखें बंद कर लेता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इंसान नहीं है। खैर, अगली सुबह जब वह उठा तो पूरा घर बिखरा हुआ था। डर और घबराहट में उसने तुरंत प्रोफेसर को कॉल किया। उसने हाँफती हुई आवाज में बताया कि अब वो साया सिर्फ चीजें नहीं हिला रहा था, बल्कि उसे साफ दिखाई भी देने लगा था। उसने मदद की गुहार लगाई और कहा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन कॉल पर प्रोफेसर की असिस्टेंट ने सबूत न होने के कारण फिर से मदद करने से मना कर दिया। फिर उस रात वॉल्टर ने तय किया कि उसे कुछ सबूत इकट्ठा करना होगा, इसलिए उसने एक कैमरा खरीदा और अपने कमरे में इस तरह लगाया कि रात की सारी चीजें रिकॉर्ड हो सके। इसके बाद कैमरा ऑन करके वॉल्टर सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब सी आवाज उसकी नींद खोल देती है। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसे एक डरावना साया नजर आया। वो घबरा जाता है और तुरंत लाइट ऑन कर दिया, लेकिन रोशनी फैलते ही साया गायब हो गया। इसके बाद उसने कैमरा उठाया और सारी रिकॉर्डिंग देखने लगा, जहां पर वह देखता है कि वह जब सो रहा था तभी एक भयानक आकृति उसे घूर रही थी और फिर धीरे धीरे अलमारी की ओर चली गई। ये देखकर वॉल्टर डर जाता है
और अलमारी की ओर देखने लगता है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर उसे सिर्फ उसके पुराने कपड़े ही लटके हुए दिखाई देते हैं। तभी उसने वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा ध्यान से देखा तो उसे एक सच्चाई समझ में आई कि वो अजीब सा साया अलमारी से नहीं बल्कि उसके बिस्तर के नीचे से बाहर आया था। तब अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर वही भयानक साया मौजूद दिखता है। उसी समय वॉल्टर ने अपनी बंदूक की सतह से वही साया देखा तथा यह देखकर वो धीरे धीरे बंदूक उठाने लगा, लेकिन तभी उस अजीब प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। फिर अगली सुबह एक बच्चा फुटबॉल खेलते खेलते गलती से वॉल्टर के घर के पास पहुंच गया। तभी उसे अचानक प्यास लगी, इसलिए वह पानी पीने के लिए घर के बाहर लगे नल से पानी पीने लगा। तभी वॉल्टर अचानक गुस्से में आया और बच्चे को तुरंत बाहर जाने के लिए चिल्लाया। बच्चा डर के मारे घबराकर वहां से भागने लगा। तभी सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक बस ने उसे जोरदार टक्कर मारी। जोर की आवाज सुनते ही डैनी अपने घर से बाहर निकला। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सड़क पर पड़ा हुआ बच्चा असल में उसकी पड़ोसन अलीशा का बेटा होता है। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबूत इकट्ठा करने के बाद सड़क पर फैला खून साफ कर दिया जाता है। जांच की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बच्चे की बॉडी को कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उसे पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया गया। लेकिन उसी नाइट फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जॉन को पुलिस की तरफ से एक रहस्यमय केस में मदद के लिए कॉल आया। जब जॉन उस जगह पहुंचता है तो उसे देखकर हैरानी हुई कि शिकायत करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि अलीशा ही थी। अलीशा डरी हुई हालत में होती है। उसने बताया कि वह अपने घर के दरवाजे के बाहर अजीब आवाजें सुनी और कहा कि जब उसने बाहर झांक कर देखा तो उसे एक छोटे से बच्चे जैसी परछाई दिखाई दी थी और जमीन पर अजीब तरह के पैरों के निशान भी थे। ये सुनकर जॉन बाहर जाकर हालात देखने लगता है। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां बच्चे की बॉडी रखी हुई थी। ये देखकर जॉन ज्यादा हैरान नहीं होता। उसे लगा कि ये कोई अलौकिक घटना नहीं बल्कि अलीशा के दिमाग का भ्रम हो सकता है। उसके मन में शक पैदा होता है कि वह अपने बेटे की मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही थी और शायद उसी हालत में उसने खुद ही कब्र से बेटे की बॉडी को निकाल लिया हो। जॉन और पुलिस जब इसी बात पर चर्चा कर रहे थे तभी टेबल पर रखा दूध का गिलास अचानक अपने आप गिर पड़ता है। ये देखकर जॉन एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर कुछ सोचने के बाद वह सुझाव देता है कि बच्चे की बॉडी को उसकी माँ की नजरों से दूर चुपचाप फिर से दफना दिया जाना चाहिए और इस अजीब घटना को पुलिस रिपोर्ट में दर्ज न किया जाए। उसके मुताबिक अगर ये बात बाहर आती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल इस केस का जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर फ्यूज अलीशा का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसी वजह से जॉन, जो फ्यूज का करीबी फ्रेंड था, जो उसकी मदद करना चाहता था और इसलिए वह उसे यह सलाह देता है कि अगर यह सच्चाई सामने आ जाती है कि अलीशा ने अपने ही बेटे की बॉडी को कब्र से निकाली थी तो उस पर गंभीर सवाल उठते और उसे मेंटल अस्पताल भेज दिया जाता। इस स्थिति से बचने के लिए जॉन सलाह देता है कि रिपोर्ट में लिखा जाए कि बॉडी की हलचल मौत के बाद मांसपेशियों की प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। साथ ही उसने अलीशा को शांत रखने के लिए दवाइयां देने की भी सलाह देता है ताकि वह सदमे से उभर सके। इसके बाद जॉन जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक लेडी पर पड़ती है। वो कुछ तस्वीरें खींच रही थी। जॉन को वह लेडी जानी पहचानी सी लगती है, इसलिए वह उसके पास चला जाता है। थोड़ी बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मोना ही थी, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है जो अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं पर काम करती है। जॉन ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी तो मोना ने बताया कि उसने इस इलाके में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना था और सच्चाई जानने के लिए यहाँ आई है। जॉन ने उससे साफ शब्दों में कहा कि अगर वह सच में अलौकिक घटनाओं पर काम कर रही है तो उसे इस केस की जांच में उसका साथ देना चाहिए। इसके बाद दोनों अलीशा के घर के ड्राइंग रूम में बैठते हैं और अब तक हुई सारी घटनाओं पर चर्चा करने लगते हैं। तब जॉन ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से एक फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अपने पूरे करियर में उसने ऐसा रहस्यमय केस पहले कभी नहीं देखा था। ये सुनकर प्रोफेसर मोना ने कहा कि जो कुछ इस इलाके में हो रहा था वह किसी सामान्य हादसे का नतीजा नहीं लग रहा था। उसके मुताबिक ये घटनाएं किसी गहरी और डरावनी शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। उसी समय एक छोटा सा बच्चा जो अपना खिलौना ढूंढते ढूंढते भटक गया, वह गलती से दीवार के आर पार होकर उस रूम में आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे में रखी बॉडी पर पड़ी वो डर के मारे वहीं रुक गया। तभी अचानक उस बॉडी का सिर धीरे धीरे घूमकर सीधे उसकी तरफ देखने लगा। उसी डरावने माहौल के बीच मोना ने जॉन को कुछ तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीरें वॉल्टर के घर से ली हुई थी। जब जॉन ने एक पुरानी तस्वीर देखी तो वह उसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानता है, लेकिन प्रोफेसर मोना की नजर अलग थी। उसने उस तस्वीर में कुछ ऐसा देखा जिसे जॉन नजरअंदाज कर गया था, क्योंकि मोना को यकीन था कि वॉल्टर के घर में हुई घटनाएं तथा यहाँ हो रही डरावनी बातें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तभी अचानक बाहर से एक बच्चे की जोरदार चीख सुनाई देती। वह आवाज इतनी तेज थी कि दोनों चौंक जाते हैं और वे तुरंत उस दिशा में दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वहां आसपास कोई भी नहीं था। उसी पल मोना की नजर दरवाजे पर पड़ती है। ये देखकर वह समझ गई
कि कोई ना कोई अभी अंदर आकर गया है। खैर, अब बिगड़ने हालात को रोकने के लिए दोनों ने जल्दी से बच्चे की बॉडी को फ्रिज में रख दिया ताकि कोई और उसे ना देख सके। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता है वो ये थी कि उसी दौरान वहां मौजूद एक बच्चे का कैमरा चालू था और ये पूरी डरावनी घटनाएं उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। इसके बाद जॉन ने पुलिस ऑफिसर फ्यूज से मुलाकात की। दोनों ने आपस में यह तय किया कि जब मृत बच्चे की मां सो रही होगी तभी वे चुपचाप बॉडी को ठिकाने लगा देंगे ताकि मामला और ना बिगड़े। लेकिन जैसे ही वे यह प्लान बना रहे थे तभी फ्रिज अचानक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। खैर, इस डरावनी घटना के बाद कहानी फिर उसी मोड़ पर लौट आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सारी बातें डेनी, प्रोफेसर मोना और फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जॉन तीनों आपस में बैठकर दोहरा रहे होते हैं। वे अब तक हुई सभी घटनाओं को लाइन से जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी जॉन ने एक फाइल सामने रखी और बताया कि जांच आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ऑफिशियल मंजूरी चाहिए। उसने कहा कि इन घटनाओं का केंद्र एक ही इलाका था, इसलिए पुलिस से क्षेत्रीय जांच की अनुमति पहले ही ले जा चुकी थी। अब सिर्फ डेनी के घर की जांच के लिए उसकी अनुमति जरूरी थी। डेनी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन सच सामने लाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और जांच की अनुमति देते हुए दस्तावेज पर साइन कर दिए। इसके बाद पुलिस ने ऑफिशियल रूप से पूरी जांच को मंजूरी दे दी, जिसके बाद सभी लोग अपने सामान के साथ उसी इलाके में पहुंच गए जहां यह सारी घटनाएं हुई थी। जांच को सही तरीके से करने के लिए टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। लीड इन्वेस्टिगेटर मोना डेनी के घर की जांच के लिए जाती है क्योंकि वहीं से यह सब शुरू हुआ था। बाकी दो इन्वेस्टिगेटर वॉल्टर के घर की तरफ रवाना हुए जहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं ऐड की गई थीं, और वहीं चौथा इन्वेस्टिगेटर उस बच्चे के घर पहुंचा जिसकी बस एक्सीडेंट से मौत हुई थी। इसी दौरान लाइट न होने की वजह से फ्यूज ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या बिजली वापस चालू करवाई जाए ताकि जांच आसानी से हो जाए, लेकिन रेमन ने तुरंत मना कर दिया। उसका मानना है कि अंधेरे में आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती हैं और अगर इस केस की सच्चाई सबके सामने लानी है तो अंधेरा बनाए रखना जरूरी है। फिर जब दोनों किचन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ बर्तन अजीब तरह से अलमारी के ऊपर चिपके हुए होते हैं। जैसे ही रेमन ने एक बर्तन को छूने की कोशिश करता है तभी अचानक एक चाकू हवा में उठा और उसके हाथ में लग गया। ये देखकर फ्यूज मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी रेमन कुछ डरावनी चीज देखता है जहां पर अलमारी के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो उसके खून को पी रहा था। तभी घबराकर फ्यूज ने तुरंत अपनी गन निकाल ली, लेकिन रेमन ने उसे गोली चलाने से रोक दिया और धीमी आवाज में कहा कि गोली चलाने से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। खैर, इसके बाद रेमन हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी रेमन अपने हाथ से चाकू बाहर निकालता है और पीछे हट जाता है। फिर फ्यूज उसे तुरंत वहां से एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इसी दौरान जॉन को फ्यूज का फोन आता है। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह यहाँ अब नहीं रह सकता। उसने बताया कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें वह समझ ही नहीं पा रहा। फ्यूज ने यह भी कहा कि उसे दिल की बीमारी है और इतना तनाव वह सहन नहीं कर सकता। उसके मुताबिक अगर वह ज्यादा देर यहाँ रहा तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन उसी पल जब जॉन फोन पर उसकी बात सुन रहा था तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। शीशे के उस पार उसे एक पल के लिए कुछ असामान्य दिखाई देती है। उसे ऐसा लगा जैसे फ्यूज जिस घर में था वहां उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। अजीब बात यह थी कि वह आकृति सीधे कमरे में नहीं बल्कि सिर्फ शीशे में ही दिखाई दे रही थी। जॉन ने पलक झपकाई लेकिन वो परछाई अब भी वहीं होती है। लेकिन अचानक वो भूतिया आकृति उस जगह से बाहर निकलकर उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से उनका संपर्क टूट गया। और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मोना ने भी कुछ असामान्य महसूस किया, जहां पर उसने दीवार पर एक दरार बनती देखी। उसी समय फ्यूज रेमन के पास पहुंचता है और कहता है कि वह तुरंत यहां से जाना चाहता है। लेकिन तभी रेमन को एक नया सुराग मिला और उसने फ्यूज से उस पर ध्यान देने को कहता है। जब दोनों ने एक साइड से बिस्तर के नीचे देखा तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ मुड़े तो सामने का दृश्य देखकर दोनों चौंक गए, क्योंकि पूरा कमरा अजीब और डरावने जीवों से भरा हुआ होता है। इस पर रेमन का मानना था कि अंधेरा और रोशनी एक ही जगह पर एक साथ मौजूद रहते थे, बस सही नजरिए की जरूरत होती थी। ये सब देखकर फ्यूज खुद को संभाल नहीं पाया और तुरंत घर से बाहर भाग जाता है। लेकिन कुछ कदम बाद उसे एहसास हुआ कि उसे जॉन को भी साथ ले जाना चाहिए, इसलिए वह जॉन के घर पहुंचा और कई बार आवाज लगाता है, लेकिन जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी अलमारी पर पड़ती है। अलमारी के दरवाजे पर खून से बना एक हाथ का निशान दिखाई देता है। फ्यूज का दिल जोर से धड़कने लगा। डरते हुए कांपते हाथों से उसने अलमारी का दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अंदर जॉन की बॉडी पड़ी थी। उधर प्रोफेसर मोना दीवार की दरारों की जांच कर रही होती है। तभी उसने देखा कि वहां एक आदमी छिपा हुआ था और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर ही था, जो काफी समय से गायब था। उसी समय फ्यूज वहां पहुंचा और प्रोफेसर को बताया कि जॉन के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है और जॉन से हुई सारी घटना के बारे में बताता है। ये सब सुनते ही मोना समझ जाती है कि हालात
अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। उसने तुरंत रेमंड से संपर्क करने की कोशिश की और साफ कहा कि जांच अब रोकनी होगी क्योंकि मामला जानलेवा बन चुका है। लेकिन इधर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक प्रोफेसर मोना के दिमाग में सारी घटनाएं एक साथ जुड़ने लगती हैं। उसे आखिरकार उस रहस्य की सच्चाई समझ में आ जाती है जो अब तक सबकी नजरों से छुपी हुई थी। फिर मोना ने फ्यूज को बताया कि यह भूतिया शक्तियां किसी इंसान के जरिए नहीं बल्कि पानी के जरिए फैल रही हैं। जिस बच्चे का बस एक्सीडेंट हुआ था उसने वॉल्टर के घर का पानी पिया था। उसकी मौत के बाद जब पुलिस ने सड़क को पानी से धोया तो वही पानी नालियों के जरिए पूरे इलाके में फैल गया। यही वजह थी कि डैनी की पत्नी को रसोई में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। लेकिन तभी अचानक अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और प्रोफेसर को पकड़ लेता है। ये सीन इतना डरावना था कि फ्यूज का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसी समय दीवार से एक मॉन्स्टर आकृति बाहर निकलने लगी। दूसरी तरफ रेमन अपने कमरे में कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था ताकि कुछ सबूत जुटा सके। तभी उसके पीछे रखी अलमारी अपने आप हुई खुल गई। रेमन ने जैसे ही पलटकर देखा उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। अगले ही पल उसके साथ भी वही हुआ जो जॉन के साथ हुआ था। उधर किसी तरह फ्यूज उस भयानक घटना से जिंदा बच गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो उसने देखा कि कमरे का सारा फर्नीचर अपने आप हिल रहा होता है। तभी दरवाजा खुला और अलीशा अंदर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। फ्यूज ने उसे देखते ही मदद की गुहार लगाई, लेकिन अलीशा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उस पर चिल्लाने लगी तथा अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का दोष फ्यूज पर लगाने लगती है। फिर उसने उस वीडियो का जिक्र किया जिसे उस लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। अलीशा बताती है कि उस वीडियो में फ्यूज साफ दिखाई दे रहा था, जहां वो एक बॉडी को छिपाते हुए दिख रहा था। लेकिन फ्यूज के बार बार माफी मांगने पर अलीशा थोड़ी नरम पड़ गई, क्योंकि दोनों का कभी रिश्ता रह चुका था। इसके बाद जब फ्यूज उसके कार में बैठने वाला ही था तभी उसने बच्चे की बॉडी देख ली। यह देखकर फ्यूज का दिल बैठ गया। उसी पल उसे एहसास हो गया कि अलीशा पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। डर के मारे वो बिना कुछ कहे तुरंत दूसरी कार की ओर चला जाता है। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तभी मोना की आत्मा उसके पास आती है। उसे देखते ही वो बुरी तरह घबरा जाता है। जल्दी से गाड़ी चालू की और वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। उसका माइंड तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि भागने से कुछ भी खत्म नहीं होगा। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो यह मॉन्स्टर ताकतें और लोगों की जान लेती रहेंगी। इसलिए वह वापस मुड़ा और तेज रफ्तार से उसी जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने अपनी कार की डिक्की खोली और पेट्रोल के 2 डिब्बे बाहर निकाले। उसका इरादा था कि वो उस अभिशप्त घर को जला देना चाहता है ताकि यह रहस्यमय और डरावनी ताकतें हमेशा के लिए यही खत्म हो जाएं। लेकिन जब वह अलीशा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अलीशा ने फांसी लगा ली थी। ये सीन देखकर वह हिल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरे घर में पेट्रोल डाल दिया। पर जैसे ही वह माचिस जलाता है वह बार बार बुझने लगती है। तभी उसने देखा कि जॉन पास खड़ा था और हर बार माचिस बुझा रहा था। ये देखकर फ्यूज बुरी तरह डर जाता है। फिर बिना समय गवाए उसने अपनी गन से पेट्रोल पर गोली चला दी, जिससे घर में आग लग गई और आग की लपटों ने घर को घेर लिया। फिर 5 साल बाद 3 अजनबी डैनी से मिलने आए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह फॉरेंसिक विशेषज्ञ जमोना और 2 प्रोफेसरों को जानता था। डैनी हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन उनके नाम उसे ठीक से याद नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी डैनी कहता है कि उसे खिड़की के बाहर कोई झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बाकी लोग मुड़े तो वहां कोई नहीं होता। तभी डैनी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा कि वहां खड़ा आदमी आग में झुलस रहा है। ये सुनकर सभी फिर से दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। तभी कमरे का माहौल अचानक बदल गया और पास रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी और अगले ही पल वह जोर से हवा में उठी और तेजी से उनकी तरफ उड़ती हुई आ गई। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।